तो 1 फरवरी को आया भारत का नया बजट और इसे नाम दिया गया विकसित भारत और युवा शक्ति का बजट। भाषणों में इतने बड़े बड़े वादे हुए कि लगा बस अब तो देश बदल ही जाएगा। एक बहुत बड़े बदलाव की दहलीज पर हम खड़े हैं। पर सवाल यह है, क्या सच में ऐसा है? सेमीकंडक्टर मिशन, हाई स्पीड रेल, नई नई यूनिवर्सिटीज, अरे भाई घोषणाओं की लिस्ट तो इतनी लंबी थी कि लगा भारत कुछ ही दिनों में एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। लेकिन देखिए, बजट सिर्फ घोषणाओं का खेल नहीं होता। असली कहानी तो आंकड़ों के पीछे छिपी होती है। और जब हम इन घोषणाओं के पीछे के असली आंकड़ों को कुरेदते हैं ना, तो एक पैटर्न नजर आता है। एक ऐसा पैटर्न जिसके बारे में बजट के भाषण में कोई बात नहीं हुई। चलिए इस बजट के पीछे के सच को आंकड़ों की नजर से समझते हैं। तो हम बात करेंगे कि इसका हमारी जेब पर क्या असर होगा, सरकार का हिसाब किताब क्या कहता है, शिक्षा और स्वास्थ्य का सच क्या है, किसानों और युवाओं को आखिर मिला क्या, और सबसे जरूरी इस बजट का असली पैटर्न क्या निकल कर आता है। चलिए सबसे पहले उस सवाल से शुरू करते हैं जो हर बजट में हम जैसे मिडिल क्लास टैक्स पेयर्स के लिए सबसे ज्यादा मायने रखता है। इनकम टैक्स में कोई राहत मिली या नहीं? तो सीधा सा जवाब है कुछ भी नहीं। इनकम टैक्स में कोई बदलाव नहीं हुआ। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। राहत मिलना तो दूर की बात है, टैक्स का बोझ दूसरी तरफ से बढ़ा दिया गया है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स यानी एसटीटी के रूप में। इसका सीधा मतलब यह है कि जो लोग स्टॉक मार्केट में फ्यूचर्स और ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, उनकी जेब पर बोझ अब बढ़ जाएगा। फ्यूचर्स ट्रेडिंग पर टैक्स तो दोगुने से भी ज्यादा कर दिया और ऑप्शंस ट्रेडिंग पर भी टैक्स बढ़ाया गया है। शायद यही वजह थी कि बजट के ठीक बाद शेयर बाजार नीचे आ गया। अब समझते हैं बजट का पूरा हिसाब किताब। मतलब सरकार के पास पैसा आता कहां से है और फिर वो जाता कहां है, ये समझना बहुत जरूरी है, वरना बाकी के बड़े बड़े नंबर सिर्फ नंबर ही रह जाएंगे। अच्छा, इस साल का जो बजट है ना, वो करीब 53.5 लाख करोड़ रुपए का है। बहुत बड़ा अमाउंट है। पर सवाल यह है कि इतना पैसा सरकार के पास आता कहां से है? देखिए, सबसे बड़ा हिस्सा यानी 24% वो आता है उधार से। मतलब सरकार की हर 100 रुपए की कमाई में 24 रुपए कर्ज के हैं। इसके बाद नंबर आता है इनकम टैक्स का 21%। और एक मजेदार बात देखिए, हम और आप जो टैक्स देते हैं, मतलब इनकम टैक्स और जीएसटी मिला के, वो बड़ी बड़ी कंपनियों के कॉर्पोरेट टैक्स से भी ज्यादा है। और ये पैसा खर्च कहां होता है? एक बड़ा हिस्सा तो राज्यों को चला जाता है, लेकिन जो दूसरा सबसे बड़ा खर्च है वो थोड़ा चौंकाने वाला है। वो है ब्याज का भुगतान, 20%। इसका मतलब समझ रहे हैं? सरकार जो भी कमाती है उसका 5वां हिस्सा सिर्फ पुराने कर्जों का ब्याज चुकाने में ही चला जाता है। जो पैसा विकास पर लगना चाहिए वो ब्याज में जा रहा है। चलिए अब सबसे जरूरी सेक्टर यानी शिक्षा की बात करते हैं। घोषणाएं सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, पर असलियत क्या है, जरा वो देखते हैं। तो शिक्षा के लिए घोषणाएं हुई 5 नई यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स, लड़कियों के लिए हॉस्टल और तो और स्कूलों में कंटेंट क्रिएटर लैब्स भी। सुनने में तो भविष्य की तस्वीर बहुत ही अच्छी लगती है ना? पर असली कहानी तो आंकड़ों में छिपी है। देखिए, शिक्षा पर जो खर्च है वो आज भी हमारी जीडीपी का 3% तक नहीं पहुंच पाया है। और कमाल की बात यह है कि आज से 60 साल पहले कोठारी कमीशन ने कहा था कि ये 6% होना चाहिए। हमारी नई एजुकेशन पॉलिसी भी यही बात दोहराती है। सोचिए, 60 साल और हम आज भी आधे रास्ते पर ही अटके हुए हैं। और बात सिर्फ इतनी ही नहीं है, पिछले वादों का क्या हुआ? साल 2025 में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स का वादा था, लेकिन काम इतना धीमा चला कि जो पैसा दिया गया था वो भी पूरा खर्च नहीं हो पाया। तो सवाल ये उठता है कि अगर पिछला रिकॉर्ड ऐसा है तो नए वादों पर कैसे यकीन किया जाए? अब आते हैं स्वास्थ्य क्षेत्र पर। यहां भी घोषणाओं की कोई कमी नहीं थी। 1.5 लाख केयर गिवर्स की ट्रेनिंग होगी, कैंसर की दवाओं पर टैक्स छूट मिलेगी और 5 रीजनल मेडिकल हब भी बनाए जाएंगे। लेकिन यहां भी कहानी वही है जो हमने शिक्षा में देखी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन कहता है कि स्वास्थ्य पर जीडीपी का 5% खर्च होना चाहिए। हम कहां हैं? सिर्फ 2% पर। ठीक शिक्षा की तरह यहां भी वादे बड़े और खर्च कम वाला पैटर्न साफ साफ दिखता है। और तो और पिछले साल नेशनल हेल्थ मिशन के बजट में लगभग 10,000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई थी। यह वही मिशन है जो हमारे गांवों और शहरों में प्राइमरी हेल्थ केयर की रीढ़ की हड्डी है। यह दिखाता है कि घोषणाएं अपनी जगह हैं और जमीनी हकीकत अपनी जगह। अब बात करते हैं उन 2 क्षेत्रों की जो भारत की सबसे बड़ी आबादी को सीधा सीधा प्रभावित करते हैं, हमारे किसान और हमारे युवा।
किसानों के लिए कुछ नई योजनाएं घोषित की गईं, जैसे कि नारियल और काजू जैसी महंगी फसलों पर ध्यान दिया जाएगा और किसानों को सलाह देने के लिए भारत विस्तार नाम का एक AI टूल भी लाया जाएगा। AI टूल और महंगी फसलें, ये सब सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन सवाल यह है कि इससे देश के करोड़ों छोटे किसानों को कितना फायदा होगा। उनके असली मुद्दे जैसे कि MSP या खाद की बढ़ती कीमतें, उन पर बजट में कोई ठोस बात नहीं हुई। अब आते हैं युवाओं और बेरोजगारी के बड़े सवाल पर। सरकार ने एक लंबा चौड़ा प्लान सामने रखा है। नए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बनाए जाएंगे, छोटे व्यवसायों के लिए फंड होगा और स्किलिंग प्रोग्राम चलाए जाएंगे। लेकिन यहां भी वही पुरानी कहानी दोहराई जा रही है। असलियत यह है कि पिछले साल एक बड़े स्किलिंग फंड का सिर्फ 5% ही खर्च हो पाया। 95% पैसा बिना इस्तेमाल के पड़ा रहा। तो सवाल फिर वही है, अगर पैसा खर्च ही नहीं हो पा रहा तो इन नई योजनाओं का क्या मतलब है? तो जब हम इन सभी क्षेत्रों को एक साथ रखकर देखते हैं तो एक बहुत ही साफ पैटर्न सामने आता है। और वो पैटर्न ये है, भाषणों में बड़ी और अच्छी लगने वाली घोषणाएं होती हैं, नई नई स्कीमें लॉन्च की जाती हैं, लेकिन जब आप आंकड़ों की गहराई में जाते हैं तो दो बातें साफ हो जाती हैं। पहला, आवंटन उम्मीद से कम होता है और दूसरा, जो पैसा दिया भी जाता है वो पूरा खर्च ही नहीं हो पाता। तो आखिर में सवाल यही बचता है, चाहे वो शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो या रोजगार, घोषणाएं तो हर साल होती हैं, लेकिन क्या वो जमीन पर उतर पाएंगी? इसका जवाब आंकड़ों में नहीं बल्कि आने वाले समय में दिखेगा। अगर ये विश्लेषण आपको समझ आया हो तो इसे और लोगों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।